अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में वेलकम किया जाता है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का जो फर्दर लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आज जो हमने पढ़ना है जो टॉपिक्स हैं आज के, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड्स कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इसकी हम टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, और जो हैलाइड कंपाउंड्स हैं इनकी अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या उसमें कोई चेंजेस आती हैं, एनोड के ऊपर रिएक्शंस क्या होगा और कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगा। सबसे पहले हम इसका जो ओवरव्यू है उसको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग टॉपिक रिव्यू है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। इलेक्ट्रो और प्लेट, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसमें हम एक मेटल का सरफेस किसी दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम जो ऐसा मेटल जिसके ऊपर हमने किसी दूसरे मेटल का सरफेस चढ़ाना है उसको हम कैथोड हमेशा बनाते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और उसमें जिसको ऑक्सीडाइज़ करना है, जिस सरफेस को हमने तोड़ना है, उसको एज आ एनोड हम यहाँ पे बनाते हैं। इसमें जो यहाँ लिखा गया है, कोटिंग अ मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ एन अदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस की एक एप्लीकेशन आप कह सकते हैं। उसके बाद पर्पस क्या है इसका, टू प्रिवेंट क्रूजन, इम्प्रूव अपीयरेंस और एड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। एग्जांपल में क्या है कि कोटिंग अ स्टील स्पून विद सिल्वर, जैसे हम स्टील को सिल्वर की कोटिंग करना चाहते हैं तो स्टील स्पून को एज अ कैथोड बनाएंगे और जो सिल्वर है उसको हम एनोड बनाएंगे। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को भी यहाँ पे एक रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं जो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ। इसमें पहली जो है क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्रोम जिसे कहते हैं, जिसमें हम लोहे को या आयरन कह सकते हैं उसके ऊपर हम क्रोम की कोटिंग कर देते हैं। उसको भी हम डिटेल से यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट। उसके बाद जिंक कोटिंग है, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। वो दूसरा जो हम साथ में मेन चीज़ ऐड की है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड्स कंपाउंड। सबसे पहले हैलाइड्स हम किसे कहते हैं। हैलाइड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हैलोजेंस मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, अगर हम उनको हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं, जैसे HCl है, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, तो दीज आर हैलाइड्स। ठीक है, हैलाइड्स में जो ग्रुप 7A है उसमें सारे के सारे मेंबर शामिल होते हैं। जैसे 7A को अगर हम देखते हैं, 7A में कौन कौन से शामिल होते हैं। 7A इसमें शामिल होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंपाउंड लेते हैं NaCl, तो सोडियम को अगर हम क्लोरीन के साथ अटैच कर देते हैं एक आयनिक कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड। और ये एक, इसमें जो क्लोरीन है ये हैलोजन है, हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे ये क्लोरीन क्लोराइड की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें लिखी गई हैं। ये जो हैलाइड आइंस हैं, अब फ्लोरीन को अगर हम यूज़ करते हैं इस कंपाउंड के अंदर तो गैस जो जनरेट होगी वो कौन सी होगी, फ्लोरीन गैस। अब फ्लोरीन गैस फ्लोराइड आइन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ज़ीरो में जाएगा। ज़ीरो में कब जाएगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो F2 की फॉर्म में चला जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन हम लूज़ करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, तो यहाँ पे जो एनोड के ऊपर गैस आएगी वो फ्लोरीन गैस यहाँ पे जनरेट होगी। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड। अब नीचे है इलेक्ट्रोलाइसिस, केमिकल प्रोसेस यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट टू इंड्यूस अ केमिकल चेंज यूजुअली टू डिकम्पोज अ कंपाउंड। इलेक्ट्रोलाइसिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। जब भी आप किसी कंपाउंड को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आज का जो टॉपिक है, इसमें हम किसी एक मेटल सरफेस के ऊपर किसी दूसरे मेटल सरफेस को डिपॉजिट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये जो इसमें सेल यूज़ होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। उसके बाद एनोड क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन अकर गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक और स्लाइड है जो इस टॉपिक रिव्यू के लिए हो सकती है। इसमें जो डिफरेंसेस हैं, अगर हम डाइल्यूट हैलाइड सोल्यूशन यूज़ करते हैं और कंसनट्रेटेड
हैलाइड सोल्यूशन यूज़ करते हैं, तो इसको आपने गौर से देखना है, आगे क्वेश्चंस भी होंगे। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड, अब डाइल्यूट की डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड इन वाटर विद लो कंसंट्रेशन। अब जो डाइल्यूट होंगे उसमें हैलाइड की जो कंसंट्रेशन होगी वो लो होगी, जबकि कंसंट्रेटेड में इनकी कंसंट्रेशन हाई होगी सबसे पहले। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, एक्वस डाइल्यूट हैलाइड। फॉर एग्जांपल NaCl एक्वस भी होगा और डाइल्यूटेड मीन के इसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा और NaCl का कंटेंट कम होगा, जबकि एक्वस कंसनट्रेटेड जो सॉल्वेंट है वो तो वाटर ही रहेगा लेकिन कंसनट्रेशन इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, E.g. NaCl एक्वस कंसनट्रेटेड। हम दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेम यूज़ कर रहे हैं लेकिन इनकी जो कंसनट्रेशन है वो चेंज हो रही है। उसके बाद रिएक्शंस कैसे अकर होंगे कैथोड के ऊपर और एनोड के ऊपर। कैथोड में दोनों केसेस में आपने याद रखना है, डाइल्यूट हो चाहे कंसनट्रेटेड हो, हमेशा हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगी एट कैथोड, ये आपने याद रखना है। कैथोड के ऊपर हमेशा दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस ऐड होगी। उसके बाद जो एनोड रिएक्शन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। एनोड में अगर आप डाइल्यूट यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होगा, डाइल्यूट के केस में एनोड रिएक्शन, एनोड में ऑक्सीजन जमा होगी और यहाँ पे एनोड के ऊपर हैलाइड आयन ऑक्सीडाइजेस टू हैलोजन गैस यहाँ पे जमा होगी। ये दोनों, अब जो कैथोड रिएक्शन था वो दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस जमा होती थी, जबकि एनोड के ऊपर कौन सी गैसेस आएंगी, डाइल्यूट के केस में ऑक्सीजन आएगी, कंसनट्रेटेड के केस में क्लोरीन गैस आएगी। ये आपने हमेशा याद रखना है। उसके बाद इलेक्ट्रोड्स इनर्ट कौन से आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रेफाइट या प्लाटिनम, दोनों केसेस में ग्रेफाइट प्लाटिनम। उसके बाद इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का क्या मतलब होता है कि ये उस रिएक्शन के अंदर केमिकली इम्पार्ट नहीं होते हैं, ये इनर्टनेस शो करते हैं, डिज़ोल्व नहीं होते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट जैसे मैंने ऊपर बताया है, कैथोड एट कैथोड पे हाइड्रोजन होगी और ऑक्सीजन जो है एनोड के ऊपर होगी। इसमें दोनों चीज़ें सेम होंगी कैथोड के ऊपर, लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो हैलोजन एनोड के ऊपर आएगा, जबकि जो ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगी, हैलोजन एनोड के ऊपर आ जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो डाइल्यूट के केस में आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या है, नो हैलोजन रिलीज्ड, दोबारा वही से O2 गैस, इस केस में जो हैलोजन गैस आ जाएगी। एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस लैब डिमॉन्स्ट्रेशन, जब भी हम डाइल्यूट का केस देखते हैं, डाइल्यूट के इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वो लैब स्टैंडर्ड का एक्सपेरिमेंट होगा। जब आप कंसनट्रेटेड पे जाएंगे तो ये इंडस्ट्रियल हैलोजन प्रोडक्शन है। अगर आपने इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर किसी हैलोजन को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम डाइल्यूट कंसनट्रेटेड एक्वस हैलाइड का सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग को भी मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। सबसे पहले डेफिनेशन, तीन इलेक्ट्रो प्लेटिंग है। सबसे पहले जिंक है, क्रोमियम है और टिन प्लेटिंग है। डेफिनेशन पहले है कि कोटिंग आयरन या स्टील विद जिंक टू प्रिवेंट रस्ट, इसमें जो हम कोटिंग करेंगे वो जिंक के साथ करेंगे, ठीक है। क्रोमियम के केस में जो प्लेटिंग होगी वो क्रोमियम Cr के साथ होगी। यहाँ पे आप इसको डिफ्रेंशिएट करते जाएं। सबसे पहले जो इसमें जिंक हम यूज़ करेंगे, जिंक को हमने क्या बनाना है, एज एन एनोड, ठीक है। और जो आयरन या ये होगा उसको आपने एज अ कैथोड यूज़ करना है। और उसके बाद जो मेटल कोटिंग विद क्रोमियम, यहाँ पे क्रोम आ जाएगा, Cr एनोड के तौर पे यूज़ होगा। उसको आपने जैसे कोई दूसरा मेटल है, आयरन को क्रोम करना है तो आयरन को यहाँ पे हम एज आ कैथोड यूज़ करेंगे। उसके बाद कोटिंग मेटल विद टिन, टिन का जो सिंबल होता है Sn, इसको हम स्टेनिक कहते हैं, स्टेनस भी कहते हैं, डिपेंड अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी। इसके ऊपर जो वैलेंसी होगी वो +2 होगी। उसके बाद टू इम्प्रूव किसी के ऊपर भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करेंगे जिंक प्लेटिंग के केस में वो ZnSO4 यूज़ कर सकते हैं और जिंक पोटाशियम जिंक साइनाइड भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोमिक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ क्रोमियम। टिन के केस में टिन सल्फेट SnSO4 सोल्यूशन आप यूज़ करेंगे, ठीक है। आपकी बुक के अंदर जिंक प्लेटिंग के केस में पोटाशियम जिंक साइनाइड भी यूज़ होगा।
ठीक है। उसके बाद जो रिएक्शंस हैं वो कैसे आएंगे, कैथोड के ऊपर जो सबसे पहले ये सारे के सारे ऑक्सीडाइज होंगे, जो भी मेटल आप यूज़ करेंगे जिसका सरफेस आपने दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाना है वो सारे के सारे ऑक्सीडाइज होंगे, मतलब कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पहले लूज़ करने के बाद फिर जाके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होंगे। जब पहले ये Zn था तो Zn जब ब्रेक डाउन होगा विद ZnSO4 विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ से Zn2 पॉजिटिव में जाएगा। अब कैथोड के ऊपर जो ही ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट होना शुरू कर देगा, क्रोमियम मेटल में चला जाएगा, स्टेनिक मेटल के अंदर, टिन के अंदर चला जाएगा। ये मैं बता रहा था कि एनोड में सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे, ठीक है। यूजुअली इनर्ट स्लो डिसोल्यूशन SN, ये स्लो हो या स्पीड अप हो, इसमें भी क्या होगा कि Cr जो है Cr3 पॉजिटिव के अंदर जाएगा और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होंगे, ठीक है। उसके बाद जाके ये रिडक्शन होगी एट कैथोड्स, ठीक है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रोड्स हम कौन से यूज़ करेंगे, आयरन स्टील ऑब्जेक्ट, जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है वो हमेशा कैथोड बनेगा, जिसको आपने ऑक्सीडाइज करना है दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाना है वो एनोड होगा। इसी तरह से ये भी कैथोड ऑब्जेक्ट हो जाएगा और एनोड क्रोमियम, कैथोड ऑब्जेक्ट एनोड टिन प्लेट। अब इसका पर्पस क्या है कि हम क्यों करते हैं जिंक कोटिंग ऑन ऑब्जेक्ट, हार्ड शाइनी क्रोमियम कोटिंग, टिन लेयर ऑन ऑब्जेक्ट, रस्ट प्रूफिंग नट्स बोल्ट्स कार पार्ट्स। बेसिकली हम किसी भी सरफेस को जंग से बचाने के लिए हम इनकी कोटिंग करते हैं ताकि उनका जो लाइफ टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाए। इसी तरह से ऑटो पार्ट्स, किचन वेयर्स, डेकोरेटिव आइटम्स, टिन कैंस, किचन यूटेंसिल्स, डेकोरेटिव कोटिंग। टिन कैंस के अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि आजकल जो हम कोल्ड ड्रिंक्स या इस तरह की चीज़ें बेवरेजेस इस्तेमाल करते हैं वो टिन कैंस के अंदर आती हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये जो फूड है उसकी प्रिजर्वेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसको फूड के अंदर कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, जो अगर आयरन के साथ या किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो पॉइजन जनरेट हो सकता है, जबकि टिन जो है उस फूड कंटेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट होता है, तो फूड जो है वो स्पॉइल होने से बच जाता है, ठीक है। अब ये था इस लेक्चर का ओवरव्यू। अब ज़रा हम पहले शार्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आएंगे, MCQs की तरफ, कि आप 5 MCQs हैं। उससे पहले आपके शार्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन वाई जिंक प्लेटिंग प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम corrosion इवन इफ द कोटिंग गेट्स स्क्रैच्ड। आल्सो डिस्कस द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग जिंक साइनाइड एज द इलेक्ट्रोलाइट इन जिंक प्लेटिंग। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ये है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको आप तो मेरे साथ साथ चलना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो मैं आपके अभी क्वेश्चन भी लूँगा। क्वेश्चन 1 है, एक्सप्लेन वाई जिंक प्लेटिंग प्रोटेक्ट आयरन फॉर corrosion। जिंक प्लेटिंग को हम यूज़ कर रहे हैं आयरन को क्रूड होने से बचाने के लिए, लेकिन फिर भी ये प्रोटेक्ट करती है इवन के वो कोटिंग स्क्रैच होना शुरू हो जाती है। इसका रीज़न क्या है? दूसरा, ये जो अभी हमने बात की थी कि यूजिंग जिंक साइनाइड, अगर हम जिंक साइनाइड को एज अ कैटलिस्ट एज अ यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो ये क्या डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, in chromium electroplating, why is the cathode the only site for chromium deposition and why is an inert anode used? क्रोमियम जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उसमें कैथोड को हम क्यों यूज़ करते हैं एज अ क्रोमियम डिपोजिशन, और ये एक इनर्ट एनोड क्यों यूज़ किया जाता है। प्रिडिक्ट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस व्हेन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इज इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये जो क्वेश्चन है पोटाशियम आयोडाइड का, ये हैलाइड का केस है जिसमें हम हैलाइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट्स क्या आते हैं, और ये केस किसका है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। जब भी इस किस्म का क्वेश्चन आता है तो आपने चैप्टर में जाना है कि क्वेश्चन कहाँ से है। तो ये क्वेश्चन है हैलाइड आयन की इलेक्ट्रोलाइसिस, हैलाइड कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द कैथोड रिएक्शन इन डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड हैलाइड सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन वाई दे आर डिफरेंट। अब हमने यहाँ पे एक समरी लिखनी है जिसमें हमने दोनों को कंपेयर करना है
और कैथोड और एनोड जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं। A steel object is electroplated with tin. Write the overall reaction at cathode and explain why tin is suitable for food related items. अब यहाँ पे हम एक स्टील जो है उसको इलेक्ट्रोप्लेट करना चाह रहे हैं टिन के साथ। जब हम ये कर लेते हैं तो उसके बाद हमने ये बताना है कि ओवरऑल रिएक्शंस क्या हैं, एनोड, कैथोड और सेल रिएक्शन भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो बेस्ट है। उसके बाद अगर हम किसी चीज़ को या स्टील को टिन प्लेट कर लेते हैं तो ये फूड रिलेटेड आइटम्स के लिए अच्छा क्यों है। लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन जिंक, क्रोमियम एंड टिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन डिटेल। योर आंसर शुड इंक्लूड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, electrolytes used in each type, cathode and anode reactions, product formed and application of each type। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हमने 5 चीज़ें कवर करनी हैं। तो आइए मूव करते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। शार्ट, अच्छा यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई जिंक प्लेटिंग प्रोटेक्ट्स आयरन from corrosion even if they get scratched, also disadvantage of zinc cyanide electrolyte। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फिर इस आंसर की तरफ मूव करते हैं। जब इसके साथ मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि आजकल हमारे यहाँ आयरन की बजाय हम ज़्यादातर जो डोमेस्टिक लेवल पे काम ले रहे हैं वो एल्युमिनियम से ले रहे हैं। जैसे हम खिड़कियाँ बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, तो वो ज़्यादातर एल्युमिनियम मेटल के होते हैं। एल्युमिनियम मेटल क्यों यूज़ किया जाता है, इसका भी एडवांटेज है कि आयरन को जो क्रूजन है वो जल्दी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है और फर्दर स्टार्ट होती रहती है जब तक कि आयरन ख़त्म नहीं हो जाता। जबकि एल्युमिनियम के केस में जब एल्युमिनियम एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ से एल्यूमिना जनरेट होता है। एल्यूमिना क्या करता है, एक बैरियर का काम करता है बिटवीन एनवायरमेंटल कंटेंट, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन और जो ह्यूमिडिटी होती है, हवा के अंदर नमी होती है उसके और एल्यूमिनियम मेटल के दरमियान एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बैरियर के तौर पे काम कर रहा होता है जो फर्दर उसकी क्रूजन को ब्लॉक कर देता है। यही सीन जो है इस केस में भी है कि जिंक एक्ट एज सैक्रिफिशियल मेटल, सो इवन इफ द कोटिंग इज स्क्रैच्ड द अंडरलाइंग आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय गैल्वानिक एक्शन। सैक्रिफिशियल मेटल का वही बात मैं कर रहा हूँ कि ये एक इसमें जो मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड यहाँ पे एज अ बैरियर काम करेगा जो कि फर्दर क्रूजन को रोकेगा। ठीक है, जो यहाँ पे जिंक एक्ट एज अ सैक्रिफिशियल मेटल, सो इवन इफ द कोटिंग इज स्क्रैच, अगर उसका जिंक का ऑक्साइड जनरेट भी हो जाता है, जिंक कोटिंग ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती है तो कुछ जो उसकी लेयर बन जाएगी वो एज अ सैक्रिफिशियल मेटल के तौर पे काम करेगी और फर्दर क्रूजन को रोकेगी। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ जिंक साइनाइड इलेक्ट्रोलाइट। साइनाइड हमेशा पॉइजन होते हैं, इसको हम यूज़ करें तो उससे नुकसानात क्या होंगे, हाईली टॉक्सिक एंड पॉइजनस, डेंजरस इफ़ इनहेल्ड आर इंजेस्टेड। अगर इसके आप फ्यूम्स या इसको इंजेस्ट कर लेते हैं तो ये पॉइजन होता है, ये इससे डेथ काज हो सकती है। स्लो डिपोजिशन रेट कंपेयर टू अदर जिंक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसकी जो डिपोजिशन होती है वो बिल्कुल लो होती है। जैसे हमने पहले एक समरी में पढ़ा था कि ये इनर्ट होता है, इसकी जो डिसोल्यूशन होती है सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्विंग पावर वो आहिस्ता आहिस्ता से ये डिज़ोल्व होगा, फिर डिपोजिशन भी इसकी स्लो होगी कि कैथोड के ऊपर जाके ये डिपॉजिट होगा तो ओवर रेट भी स्लो होगा। उसके बाद जो रिक्वायर्स केयरफुल कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच टू अवॉइड द इफ़ेक्ट्स। ये तो मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं। अगर इस सोल्यूशन को हम फेंक देते हैं करीबी नदी नालों के अंदर तो साइनाइड एज अ पॉइज़न है तो ये एक्वेटिक लाइफ के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, तो नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे सैक्रिफिशियल मेटल का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाई इज़ द कैथोड द ओनली साइट फॉर क्रोमियम डिपोजिशन एंड वाई इज़ इट एन इनर्ट एनोड यूज्ड। सबसे पहले हम क्रोमियम जो डिपॉजिट कर रहे हैं अनदर मेटल के ऊपर,
उसको हम कैथोड, वाई इज़ द कैथोड द ओनली साइट फॉर क्रोमियम डिपोजिशन? Chromium is the deposited at the cathode because Cr3 ions are reduced only at cathode. ये मैंने पहले भी बताया था कि जो जिस मेटल का हमने सरफेस दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करना है उसको हमने हमेशा कैथोड बनाना है। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो हमेशा रिड्यूस होते ही कैथोड के ऊपर हैं। तो यहाँ पे क्रोमियम आयंस की जो डिपोजिशन साइट है वो कैथोड क्यों है? तो क्रोमियम पॉजिटिव चार्ज होता है, ये एनोड से ऑक्सीडाइज होने के बाद कैथोड के ऊपर रिड्यूस होगा। रिड्यूस कैसे होगा? सबसे पहले अगर हम देखें, क्रोमियम जो है वो 3 पॉजिटिव की फॉर्म में सोल्यूशन में मौजूद है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये किस में चला जाएगा? क्रोमियम Cr0 के अंदर। तो ये वहाँ से क्या कर लेते हैं? डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि प्रेडिक्ट द products of electrolysis when a dilute aqueous solution of potassium iodized is electrolyzed using inert electrodes। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट बताने हैं, यूज़ हम क्या कर रहे हैं? पोटाशियम आयोडाइड, और ये क्या है? एक्वस, डाइल्यूट एक्वस। हमने देखा था कि दोनों केसेस में जो कैथोड के ऊपर गैस आएगी वो सेम आएगी। कैथोड रिएक्शन में हमेशा हाइड्रोजन गैस आती है, चाहे वो डाइल्यूट होता है चाहे वो कंसनट्रेटेड होता है। उसके बाद एनोड में जो यूज़ हो रहा है हैलोजन वो आई है, उससे क्या बनेगा? I2 एक्वस से सॉलिड में डिपॉजिट हो सकता है। एक्वस भी आप लिखेंगे तो भी ठीक है। अब प्रोडक्ट्स क्या हैं? हाइड्रोजन गैस एट कैथोड और आयोडाइड या आयोडीन एट एनोड। आयोडीन गैस जो है ये आयोडीन सॉलिड में चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे जो चीज़ पूछी गई है, कंपेयर द कैथोड रिएक्शन इन डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड हैलाइड सॉल्यूशन, एक्सप्लेन व्हाई दे डिफर। सबसे पहले है कि डाइल्यूट हैलाइड्स के अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस आएगी। ठीक है। कंसनट्रेटेड के अंदर, कंसनट्रेटेड हैलाइड में H पॉजिटिव आइन, इसमें भी क्या होता है? कैथोड के ऊपर दोनों आप, मैंने सेम बताया है तो आप इसको लिखने के बजाय आप H2 लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसने ये बताया कि जो पॉजिटिव होगा वो यहाँ पे डिपॉजिट हो सकता है। कैथोड की रिडक्शन यहाँ पे हमने करनी है। ठीक है। उसके बाद H आइंस आर मोर इजली रिड्यूस दैन मेटल आइंस। ये हो सकता है मेटल आइंस कैन कम्पीट आर डोमिनेट डिपेंडिंग ऑन द सोल्यूशन कंसनट्रेशन। यहाँ पे मेटल भी डिपॉजिट हो सकता है और हाइड्रोजन गैस भी डिपॉजिट हो सकती है। लेकिन जो हमने हैलाइड की कंपैरिजन की उसमें कैथोड में हमेशा मैंने आपको H2 गैस बताई है। लेकिन अगर सोल्यूशन की जो कंसनट्रेशन है मज़ीद चेंज हो जाती है, मज़ीद मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जैसे ब्राइन है, तो उस केस में हम सोडियम मेटल को डिपॉजिट कर रहे होते हैं एट कैथोड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अ स्टील ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ tin overall cathode reaction and reason tin is suitable for food item। अब यहाँ पे जो कैथोड रिएक्शन है उसमें Sn जो है रिड्यूस होके Sn0 में जा रहा है। रीजन्स फॉर फूड यूज़, tin is non-toxic, resistance to corrosion and prevent reaction with food। मैंने आपको बताया था कि फूड के अंदर जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं फूड के साथ, तो उससे पॉइजन जनरेट हो सकता है। लेकिन जो टिन प्लेटेड कैन आप यूज़ करते हैं तो टिन इनर्टनेस शो करता है और रिएक्शन नहीं करता, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें रिएक्ट नहीं करेंगी और फूड जो है वो सेफ रहेगा। सेक्शन सी में इसी चीज़ को हमने दोबारा सारी चीज़ों को कंबाइन किया है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, कैथोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या होगा और एप्लीकेशन क्या है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। क्रोमियम के केस में भी क्रोमियम का जो सोल्यूशन है, क्रोमिक ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, क्रोमिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, सॉरी। उसके बाद जो क्रोमियम का एनोड के ऊपर रिएक्शन कैसे होगा, सॉरी कैथोड के ऊपर रिएक्शन कैसे होगा, जो आप यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन एट एनोड, प्रोडक्ट्स क्या आएगा और उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सारा आपका लॉन्ग क्वेश्चन 3
यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइसिस हैं, ठीक है। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं 1-2 मिनट आपको दे रहा हूँ। जो बच्चे ऑनलाइन हैं अपना क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे एमसीक्यूज़ रह गए हैं, उनको मैं आप क्लास के साथ मिल के सॉल्व करूँगा। 1-2 मिनट में आपको दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रेजेंस मुझे पता चल जाए कि आप लेक्चर सुन रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ हमारे रह गए हैं, एमसीक्यूज़ को हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले है कि विच इलेक्ट्रोलाइट इज़ यूज्ड इन जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मैंने आपको बताया था कि पोटाशियम जिंक साइनाइड यूज़ होता है। उसके बाद जो दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, डूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड NaCl सोल्यूशन, द गैस रिलीज्ड एट एनोड इज़। जब हम NaCl की जो कंसनट्रेटेड NaCl है उसमें जो हम यूज़ करेंगे कंसनट्रेटेड NaCl, एनोड के ऊपर जो गैस रिलीज होगी तो इसमें जो हेलोजन हम यूज़ कर रहे हैं वो Cl है, तो Cl ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Cl ऑक्सीडाइज होने के बाद Cl2 गैस बनाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इन क्रोमियम प्लेटिंग द कैथोड रिएक्शन इज़। कैथोड के ऊपर जो मेटल है वो रिड्यूस होता है, तो इसमें क्रोमियम प्लेटिंग के केस में आप जो यूज़ करेंगे वो क्रोमियम आइंस होंगे, क्रोमियम आइंस रिड्यूस हो जाएंगे एट कैथोड। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डाइल्यूट हैलाइड सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोड्यूस। डाइल्यूट हैलाइड सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में हम ये लैब स्टैंडर्ड का केस है, तो प्रोड्यूस हैलोजन गैस, प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस एट एनोड इलेक्ट्रोप्लेट मेटल्स, प्रोड्यूस टिन कोटिंग। तो इसमें हम जो यूज़ करेंगे इसमें हमेशा प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस एट कैथोड, सॉरी एट एनोड, हम इसको लेके चलेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑब्जेक्ट इज़ कॉमनली टिन प्लेटेड। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट इज़ कॉमनली टिन प्लेटेड, तो नट्स एंड बोल्ट्स, किचन यूटेंसिल्स एंड कार्स कैंस, कार पार्ट्स, क्रोमियम प्लेट्स। तो यहाँ पे किचन यूटेंसिल्स एंड कैंस टिन प्लेट हो सकते हैं, नट्स एंड बोल्ट्स क्रोमियम प्लेट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा किचन यूटेंसिल्स एंड कैंस, ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। हम इसकी की आपके साथ शेयर कर देंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे पहला जो है जिंक पोटाशियम, पोटाशियम जिंक साइनाइड, क्लोरीन गैस। तीसरा जो है वो क्रोमियम आयन डिपॉजिट हो रहे हैं कैथोड के ऊपर, प्रोड्यूस ऑक्सीजन एट एनोड, और लास्ट पे है किचन यूटेंसिल्स एंड कैंस, ठीक है। अच्छा आप लोग ऑप्शन कर रहे हैं, आपके ऑप्शन मुझे लेट मिले हैं, ये आपकी जो आंसर की है, आप लोगों को क्वेश्चन अभी है, आपके ऑप्शन अभी मुझे मिले हैं। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो 1-2 मिनट के लिए हम उसको देखते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। बाकी आपको लेक्चर समझ आ गया है, कोई इशू है तो वो आप बता सकते हैं। मैंने आपको इस पार्ट में से सारे जो क्वेश्चन बन सकते थे और उनका जो पॉसिबल आंसर था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। क्वेश्चन में से MCQs क्या बन सकते थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। नॉन मेटल, बेसिकली नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नॉन मेटल को क्रूड करने के लिए हम उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या उसके ऊपर हम उसको कैथोड बना सकते हैं, या इस तरह की कोई चीज़ है। मेटल की प्लेटिंग होती है तो क्रूजन, नॉन मेटल क्रूड नहीं हो सकते, ठीक है। नॉन मेटल जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, रिडक्शन की तरफ जाता है, ऑक्सीडेशन की तरफ नहीं जाएगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। नॉन मेटल जो होता है हमेशा जो क्रूड करेंगे वो मेटल करेंगे, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है।
तो हमने जब डिपोजिशन करनी है, चीज़ कम होगी थ्रू ऑक्सीडेशन। जो मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, वो रिडक्शन की तरफ जाता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट में आपके आप पास पेपर क्वेश्चन कराइएगा। ठीक है सर, 5 का बी कैसे है? ठीक है, 5 का बी, इसमें जो ऑप्शन है ना, ऑब्जेक्टिव पे आ जाए। इसमें जो ऑब्जेक्ट कॉमनली टिन प्लेटेड, नट्स एंड बोल्ट जो होते हैं ये टिन प्लेट नहीं होते, ये क्रोम प्लेट होते हैं, क्रोमियम। जैसे आप आपके किचन वेयर्स हैं और आजकल जो ये टैप्स आ रही हैं, टैप वाटर हम यूज़ करते हैं, नल जिसे हम कहते हैं, तो वो क्रोम प्लेटिंग होती हैं। टिन प्लेट यहाँ पे बाकी चीज़ें कोई भी ऐसी नहीं है। यहाँ पे कैंस का जो हवाला दिया गया है, किचन यूटेंसिल्स हो सकते हैं, साथ कैंस हमेशा, इसमें हमें हवाला जो दे रहा हूँ वो ब्रेवरेजेस हैं, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं, छोटे कैंस जिसमें हम फूड्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ है, ये बड़े कैंस, प्लास्टिक कैंस का हवाला नहीं है। तो यहाँ पे कैंस जो जिसमें हम फूड को प्रिजर्व कर सकें, जो कि टिन प्लेट हो। तो विच ऑब्जेक्ट इज़ कॉमनली टिन प्लेटेड? तो किचन यूटेंसिल्स एंड कैंस। नट बोल्ट्स नहीं हो सकते हैं, कार पार्ट्स नहीं हो सकते हैं, क्रोमियम प्लेट्स ये तो है ही, इससे रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है, पास्ट पेपर कराइएगा। ठीक हो गया। पहले हम ये है कि आपके साथ हमने शेयर किया हुआ है अपना शेड्यूल, वो हम क्लियर करेंगे, पूरी बुक की आपको वर्कशीट्स करवाएंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट, जब हमारे लास्ट पे लेक्चर्स एंड हो जाते हैं तो फिर हम FLP की तरफ मूव करेंगे। FLP लेने के बाद इंशाल्लाह आपको पास पेपर जो होंगे उसमें से क्वेश्चन, बेसिकली हम क्वेश्चन वहीं से उठाते हैं, वही स्टेटमेंट आप बच्चों के सामने रखते हैं और आपके साथ जो आंसर की टेक्निक है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम जो अपना फ़ायदा भी देख रहे होते हैं। टिन प्लेट जो हम आप कह रहे हैं कि नट्स एंड बोल्ट्स के ऊपर टिन प्लेट क्यों नहीं होती, पॉसिबल है, लेकिन क्या उससे हमें फ़ायदे भी मिल सकते हैं? क्या हमने, जैसे टिन प्लेट कैन हम यूज़ कर रहे हैं, तो टिन प्लेट कैन यूज़ करने का फ़ायदा भी है। इससे ये होता है कि फ़ूड को प्रिजर्व करें। नट्स और बोल्ट्स को हमने शाइन बनाना है। जैसे मैंने आपको एक नल का हवाला दिया है जो हम किचन में भी पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका सरफेस शाइनी होता है, उसको हम उसका सरफेस शाइनी बनाने के लिए क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। आपने लफ्ज़ क्रोम सुना होगा। ये जो पार्ट्स हैं क्रोम के हैं, क्रोम बेसिकली क्रोमियम से है, तो उनका सरफेस शाइनी करने के लिए हम क्रोमियम, टिन जो होता है वो इतना शाइनी नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेट तो हो सकता है, लेकिन हर एक का हमने एडवांटेज भी देखना है कि हम इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, आपको कुछ गेन हो गया है, कुछ आंसर मिले हैं आपको? कार पे यूके से आप क्या मुराद ले रहे हैं? जल्दी से आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट करें। ठीक है, क्यों नहीं होती? देखिए, मैंने आपको कार के हवाले से एक बताया है सारे, आप इसको देखें ज़रा। लास्ट पे मैंने 3 चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं समरी के अंदर। जो सबसे पहले जिंक प्लेटिंग है, इसको हम रस्ट प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टील नट्स बोल्ट्स और कार पार्ट्स। बेसिकली हमने अपना एडवांटेज देखना है। इलेक्ट्रोप्लेट तो हो सकता है, क्या वो इलेक्ट्रोप्लेट करने के बाद हमें फ्यूचर में उससे फ़ायदा मिलता है? तो जैसे नट बोल्ट्स हैं, कार के पार्ट्स हैं, उसको हम करने के लिए जिंक प्लेट कर सकते हैं। क्रोमियम प्लेट भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं जिसको शाइन किया जाता है, तो उसमें हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। किचन वेयर्स के अंदर भी ये यूज़ होता है, डेकोरेटिव सर्विसेज के अंदर भी ये यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद जो टिन प्लेट है, इसको हम किचन यूटेंसिल्स, टिन कैंस, डेकोरेटिव कोटिंग के अंदर यूज़ करते हैं, जिसको हमने प्रिजर्व करना है। ठीक है, ताकि वो अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि आयरन के साथ या इस तरह की चीज़ों के साथ रिएक्ट कर रही है और उसके स्पॉइलेज होने का ख़तरा ज़्यादा है, तो फिर हम टिन कोटिंग की तरफ जाते हैं। तो ऐसे हम, मैंने एक आपकी बुक के अंदर भी है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम टिन प्लेटेड कैन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको आपने तवज्जो से पढ़ना है, ये आपके लिए मैंने ऐड किया हुआ है इसकी एप्लीकेशन कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ठीक है,
मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन? जी बिल्कुल, ये चैप्टर 4 अभी चल रहा है, इसका एक आध लेक्चर मज़ीद रहता है जिसको हम कल इंशाल्लाह क्लोज़ करेंगे और फिर चैप्टर नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आपकी डिस्कशन क्लोज्ड है, लेक्चर को एंड करें। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का हमारा लेक्चर नहीं है, अभी कल इंशाल्लाह उस पर होगा। कल मैं आपको डिटेल के साथ, अभी जो हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं ना, इस पैराए में रह के आप हमेशा याद रखें, जो लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया जाता है, जो पॉइंट्स होते हैं उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछा करें ताकि उस टाइम के अंदर हम इसको कवर करें। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं कल आपको, मेरा लेक्चर है कल का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का, ये मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है? ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, मैं आप तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा, और बाकी बच्चे भी जो हैं, आपको मैं देख रहा होता हूँ यहाँ पे जो ऑनलाइन मेरे साथ आते हैं, फ़ातिमा है, मसीरा नूर है, और इनके साथ 2 और F10-2 के भी आए थे, ये हमारे साथ लाइव होते हैं। तो इंशाल्लाह आप बहुत कुछ गेन करेंगे यहाँ से, और वर्कशीट्स के ऊपर भी आप फोकस करें। और एक बच्ची थी, फ़ातिमा है शायद या कौन है, उसने यूट्यूब पे ऊपर कमेंट भी किया था जिसको मैं साथ साथ आंसर भी दे रहा होता हूँ। आज जो हमारे साथ लोग लाइव थे वो मॉडरेटर ग्रेड 10 फ़ातिमा, IMSB 1 to 10 जगियोट, मसीरा नूर है, और बाकी लोग भी हैं जिनके नाम लूँ तो यहाँ टाइम लग जाएगा। तो मैं आप तमाम बच्चों से आप इजाज़त चाहूँगा। कल का लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपने मिस नहीं करना। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आपने का जो लेक्चर है वो मिस नहीं करना होता। ठीक है, आप तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें।